हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज जो आपके 2016 से 2023 तक के संस्कृत के जितने भी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बिना स्किप किए हुए देखा जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, कहना चाहेंगे कि अगर अभी आपने विजिट किया है चैनल पर और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम 2016 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे अति लघु उत्तरीय टाइप के वो देख लेते हैं। चिक्रोड़ा, मकरा, सारिका, मराला, शशका शब्द में किन्हीं दो शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो दो शब्दों का लिखना है, यहाँ पे हम सभी शब्दों के अर्थ लिख देंगे। उसके बाद हो सकता है इसमें से जो दो पूछे गए हैं, जो आप अगर हम आपसे दो बता देते, ठीक है ना, आपको दो बता देते और हो सकता है उसके अपोजिट दो आ जाते। तो इसका मतलब यह है सभी चीज़ों का ज्ञान हमें होना चाहिए, फिर एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए। तो चिक्रोड़ा गिलहरी हो जाता है, मकरा घड़ियाल हो जाता है, सारिका मैना हो जाती है, मराल हंस या बतख और शशका तो खरगोश, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो चाहिए के प्रयोग में विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। पितृ शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो पितृ शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो भविष्यत काल को दर्शाने के लिए लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि भविष्य काल को किसमें? तो लृट लकार में। 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है? तो 19 यानी विंशति होता है 20, ठीक है। और उसके बाद आपका उसमें से एक कम तो ऊनविंशति या एकोनविंशति हो जाता है, क्योंकि इस तरह से होता है जैसे रोमन में नहीं होता है कि एक इस तरह से जैसे 5 लिखे हैं आपने और 4 लिखना है, तो इसके दूसरी तरफ यानी आपका लेफ्ट हैंड की तरफ अगर आप उसमें एक लगा देते हैं तो आपका ये 4 हो जाएगा, है ना। और अगर आप राइट हैंड की तरफ लगाते हैं तो एक बढ़ जाता है। तो इसी तरह इसमें भी कुछ होता है। तो संप्रदाय कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? तो संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए और संप्रदान किसके लिए होता है? तो चतुर्थी विभक्ति के लिए, ठीक है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। 2017 का जो पेपर है उसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है निम्नलिखित पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पे पशु के नाम भी दिए, गधा, तोता, मछली, बकरी। तो गधे को क्या कहते हैं? गर्दभा, रास्ता, खरा ये कहते हैं। तोता को शुका, कीरा, मछली को मत्स्य, मीना, बकरी को अजा ये कहते हैं। तो आप इनको भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, नाम दे दिया अब उन्हीं को लिखना है, तो ये कंडीशन तो भाई ऐसी हो जाती है कि जो चीज़ है वही लिखना है। कभी कभी ऐसी कंडीशन दे देते हैं कि 2 पशुओं के नाम लिखिए संस्कृत में, 2 पक्षियों के नाम लिखिए, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। भाई उसमें ये जो चीज़ आ रही है हम उसी को लिखेंगे। इसमें यह है कि जो पूछा गया है तो भाई हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है ना। मुनिभिया शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो मुनिभिया मुनि शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन हो जाता है। किसमें हो जाता है? तो तृतीय। अगर विभक्ति की बात कर लें तो तृतीय विभक्ति हो जाती है और वचन की बात कर लें तो बहुवचन हो जाता है। युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो आपका हो जाता है युष्मद यानी तुम। तो इसमें देख लेते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था। तो प्रथम में क्या है? तवम, युवाम, यूयम। और उसके बाद द्वितीय में है त्वाम, युवाम, युष्मान। और आपका तृतीय में है त्वया, युवभ्याम, युवभामी और युष्भामी, ठीक है। और चतुर्थी में है तुभ्यम, युभ्याम,
युषभ्यम। तो इस तरह से आप इसको भी बहुत अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये आ जाते हैं कभी कभी इस तरह से पूछ ले जाते हैं, कभी भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि द्वितीय में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी लिखें या चतुर्थ में। तो आपको जो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सभी आते हैं तो आप लिख ले जाएंगे। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं नाम लिखिए। तो संस्कृत में देखिए 3 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। कभी कभी सिर्फ नाम पूछ लेते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कितने होते हैं। तो आप लिख पाएंगे अच्छे से कि भाई 3 होते हैं। कौन कौन से? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो जाते हैं। न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरः, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो न्यायात पथम पर विचलति पदम न धीरा, यानी धीर पुरुष अर्थात धैर्यवान पुरुष न्याय के पद से कभी विचलित नहीं होते हैं। न्यायात यानी न्याय के पद, और कहाँ पे पद मतलब पद हो जाता है ना, और न्यायात मतलब न्याय के। और यहाँ पे आपका हो जाता है वाक्य का हिंदी में न्यायम पथम प्रविचलतम पद न धीरा। तो धीरा मतलब धैर्यवान। तो धीर पुरुष अर्थात धैर्यवान पुरुष न्याय के पद से कभी विचलित नहीं होते हैं। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? तो संस्कृत में लकार लट लकार होता है। तो ये कब लगता है? तो ये लगता है वर्तमान काल में। जैसे कहते नहीं कि जो इंग्लिश में होता है जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो इसी तरह इसमें होता है लट लकार तो वर्तमान काल में, लुट लकार भविष्य काल में, लोट लकार आज्ञा आशीर्वाद, और लट लकार यानी लंग लकार भूतकाल में। यहाँ पे लुट है ना, और उसके बाद ये लंग लकार है तो ये भूतकाल हो जाता है, और विधि लिंग लकार तो चाहिए के अर्थ में हो जाता है। तो क्वेश्चन देखिए अभी आया भी था, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना जस्ट कि भविष्यकाल के लिए तो लुट लकार। तो ऐसे अलग अलग भी पूछ सकते हैं, एक में भी पूछ सकते हैं। तो सभी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब भाई कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी ना क्या कीजिए, क्योंकि एक एक क्लास बनाने में बहुत टाइम लगता है। हम ज़्यादातर आप लोगों को हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो हैंड राइटिंग नोट्स में ये हो जाता है कि आप इस तरह से वर्क करेंगे, ऐसे लिखेंगे, सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा तो साथ देना ही चाहिए, है ना। तो आप लोग लाइक ज़रूर क्या कीजिए, और अगर न्यू है चैनल पर और अभी चैनल को ज्वाइन किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको सर्च करना रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्लासेस आती हैं, कब क्लासेस नहीं आती। ऐसे हर एक अपडेट आपको पता रहेगी, है ना। तो उसके बाद आपका 2018 का हो जाता है, इसको देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस है तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ वर्ण आते हैं। ठीक है, हम सब पाठ पढ़ेंगे। वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो वयम पाठम पठिष्यामः, क्या है? वयम पाठम पठिष्यामः, हम सब पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है ध्रुम पायनपादानम से संबंधित विभक्ति का नाम लिखिए। तो ये पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है। अपादान यानी अलग होना, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, छत से बिल्ली कूदती है, या छत से कोई ईंट गिरी तो मतलब वो अलग हो रही है, तो यानी अपादान। उसके बाद आपका हो जाता है पुरुष का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो राजपुरुषः, राजः पुरुषः, तो ये कौन सा है? तत्पुरुष समास। हरि शब्द की द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो हरि शब्द में विभक्ति प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तो विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति हरिया, हरि, हरिया। द्वितीय विभक्ति हरिम, हरि, हरीन। अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाए। प्रत्यय मतलब पीछे, और उपसर्ग यानी आगे। देखिए हिंदी से मिलता जुलता बहुत है, आपको बहुत चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो हिंदी में आपने पढ़ी है। तो आप लोगों को तो ये आसान लगना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो आप पढ़ते ही हैं, कंपलसरी पढ़ते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट तो आपका हिंदी है ये, और स्टार्टिंग से आप पढ़ते चले आए हैं, है ना। तो संस्कृत इतनी टफ भी नहीं है, जैसा बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है कि ज़्यादातर बात संस्कृत में लग जाता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आप अच्छे से जो जितने क्वेश्चन पेपर हैं आए हुए हैं उनको ही सॉल्व कर ले जाएंगे, वो भी अच्छे से, तो
किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको फेल कर दे या आपकी बैक लग जाए, ठीक है ना। क्योंकि भाई जो एग्जामिनर होता है तो उसको क्या चाहिए, उसको सटीक चीज़ें चाहिए, और उसको क्या चाहिए, और तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको नंबर क्यों नहीं देंगे, है ना। तो और बहुत लोगों की ये सोच है, अरे संस्कृत में तो लगती ही है, संस्कृत में तो लगती ही है। बहुत लोगों की एक और होती है कि मैथ में लगती ही है। अरे ही है क्या, इसको ही को हटा ही दो, क्योंकि नहीं लगती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो नहीं लगती है। अभी भी इतने दिन है आपके पास, अगर आप अच्छे से पढ़ने बैठ जाएं तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको बैक कर दे, है ना। तो आप अच्छे से इसको पढ़ें, बस ये चीज़ है। उसके बाद आपका हो जाता है 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2019 में आपका हो जाता है संस्कृत में लिंग लकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो जो संस्कृत में हो जाते हैं, एक हो जाता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है नपुंसकलिंग। तो 3 होते हैं। नाम पूछा है तो उतना ही लिखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपको लेंदी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेंदी क्योंकि जो चीज़ पूछी है तो वो लिखें, है ना आप। और लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है, तो अभी आपने पढ़ा लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए। देखिए वहाँ पे सभी चीज़ें पूछ ली गई। अब यहाँ पे एक चीज़ को पूछा गया, मगर उससे देखिए क्या है, रिपीट है। आप इसको यही कह सकते हैं कि रिपीट है क्वेश्चन। गम धातु के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लट लकार में क्या होगा, तो लंग लकार देख लेते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो लंग लकार में आपका अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छात, अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत, और अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, ये हो जाता है। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो जाता है। बालिका शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए, तो तृतीया विभक्ति है बालिका में, और बहुवचन है। वचन कौन सा है, तो बहुवचन है, और विभक्ति कौन सी है, तो आपकी तृतीया विभक्ति हो जाती है। नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो नवनीतम। यहाँ पे हाँ एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, नवनीतम ये है, नवीनतम नहीं आप इसको, क्योंकि नवीनतम तो आप पढ़ ही नहीं सकते, वहाँ में बड़ी की मात्रा होती है। लेकिन कन्फ्यूज़न में कुछ लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नवनीतम है, और नवनीतम का अर्थ होता है ताज़ा मक्खन। अगर ऐसे पूछ ले ताज़ा मक्खन को क्या कहते हैं, तो नवनीतम। नवनीतम का मतलब क्या होता है, तो ताज़ा मक्खन होता है। उसके बाद 2021 के स्टार्ट हो गए हैं, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, बहुत याद दिलाना पड़ता है आप लोगों को। जब तक याद भाई नहीं दिलाते तब तक आप लोग लाइक नहीं करते, ये तो आपकी जिम्मेदारी, आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो जाता है 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम लिखिए। तो 2 पशु आप कोई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है अजा यानी बकरी, और महिषा यानी भैंस। लेकिन आप और भी जैसे गजा है आप लिख सकते हो, घोटका, घोड़ा, ये सब लिख सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हमने यहाँ पे लिखा वही लिखें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये ना लिखें, है ना। जैसे आपको आसान पड़े वैसा आप वर्क करें। और कोकिला यानी कोयल को कहते हैं, कपोता यानी कबूतर होता है ना। तो इस तरह से आपका हो गया। संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, देखिए तीसरी बार है, यानी कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या हो जाता है, ये आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। यहाँ पे 2 बार हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष होता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। कहाँ गया भाई आपका, हाँ उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष नहीं प्रथम पुरुष, है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाता है भविष्यत काल के लिए कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, तो लुट लकार प्रयुक्त होता है। विद्या ददाति विनियम का क्या आशय है, तो विद्या यानी ज्ञान, आप ऐसे कह सकते हो ना, जो विद्या होती है तो ज्ञान ही तो है वो, और ददाती यानी देती है, उससे हमको मिलती है। विनय, विनियम यानी विनम्रता, तो आप इस तरह से कह सकते हो ज्ञान से विनम्रता मिलती है, या ज्ञान हमें विनम्र बना देता है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। मतिहा शब्द किस विभक्ति और वचन में है, तो मतिहा द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का हो जाता है। गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखिए, तो लंग लकार में आपसे पूछा गया सिर्फ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 ही तो होते हैं ना। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छान,
तो इसको तो आपको याद करना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक नज़र दे डाली सरसरी नज़र से। हम ऐसे कैसे कह दें आपसे कि नहीं आप सिर्फ एक सरसरी नज़र डालेंगे और आपका हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। आप अच्छे से इसको समझें, अच्छे से रटें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, सभी चीज़ पॉसिबल होती हैं। बस ये चीज़ होती है, कुछ कहते नहीं है कि कुछ पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, कुछ पे हमें थोड़ा कम मेहनत करनी होती है, और वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है जिस पे हम मेहनत कर ले जाते हैं। वो चीज़ हमारे लिए कठिन रहती है जिस पे हम मेहनत नहीं कर पाते हैं, जिस पे हम टाइम नहीं दे पाते हैं। और सिर्फ टाइम देने से भी मतलब नहीं कि घर वालों को दिखाने के लिए हम बैठे हैं अपने लर्निंग कॉर्नर पर और घर वाले यही समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है, हमारी बिटिया तो पढ़ रही है, हमारा भैया तो पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सक्सेस होने के लिए। अब आपने यहाँ पे कदम रख ही दिया है, आपने कदम क्यों रखा है इसमें? आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में ही सिर्फ आपको पढ़ने और पास होने से आपको मतलब नहीं है। आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना रहेगा। उसके बाद आपको जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है वो आपको देने रहते हैं। जब आपकी एक सीट पक्की होती है ना, तो आपका ये तो अभी एक पहला पायदान है, यानी कि आपकी फर्स्ट स्टेयर है, पहली सीढ़ी है। तो पहली सीढ़ी में ही अगर आप लड़खड़ा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो अब आप डीपली पढ़ें, आप गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की तरह वर्क करें। जैसे उन्होंने क्या किया था, तपस्या में लीन हो गए थे। उनको दुनियादारी से मतलब नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, हमें लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि कहते नहीं आलोचनाएं सभी की होती हैं, लेकिन आलोचना के बाद ही लोग सक्सेस होते हैं, कामयाब होते हैं। तो ये चीज़ आप मत सोचिए कि हमारी आलोचनाएं होंगी, अरे अभी तक कुछ नहीं कर पाए, अब क्या कर पाएंगे। ऐसे करके बहुत लोग अराजक तक तो आते हैं, हमारी लाइफ में भी आए, आपकी भी लाइफ में होंगे। लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है। कहते नहीं है कि मंजिल मिल ही जाएगी, चलने की ज़रूरत होती है। और मंजिल पे वो क्या पहुँचेंगे जो कभी घर से निकले ही नहीं है। क्योंकि हमें क्या करना होता है, सक्सेस के लिए हमें रास्ते पे चलना रहता है, और जो कभी चले ही नहीं है तो उनको मंजिल मिलेगी क्या, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पे हम चलिए 2022 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं लिंग के 3 प्रकार। लिंग कौन, देखिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और क्या होता है, और नपुंसक लिंग होता है ना, लिंग होता है। तो यहाँ पे आपका दिखा देते हैं हम, यहाँ पे लिख ही देते हैं हम, है ना। देखिए 22 में आपके जो आए हुए हैं वो लिंग के तीनों प्रकारों के नाम क्या हो जाता है, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। और 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम लिखने हैं, तो वो भी अभी आपको हमने देखिए यहाँ पे बता भी चुके हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं पशु और पक्षियों के नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए। देखिए जो पशु हो जाते हैं तो वो कौन से हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखें, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 पशु और 2 पक्षियों के नाम, तो आपका हो जाता है अजह। अभी वही चीज़ बता चुके हैं, जो चीज़ बता चुके हैं वही, क्योंकि आपका रिपीट होता रहेगा और अलग से बता देंगे तो फिर आपका रिपीट नहीं हो पाएगा। तो अजह यानी क्या होता है, तो बकरी होता है। और आपका महिषा क्या होता है, तो महिषा जो है आपका भैंसा होता है। जैसे कहते हैं ना महिषासुर, तो मतलब भैंस, है ना, भैंस ये आपका हो जाता है। तो ये क्या है, तो ये 2 आपके पशु हो गए। और पक्षियों की अगर हम 2 पक्षियों की हम बात कर लेते हैं, तो 2 पक्षियों में कौन कौन से शामिल हो जाते हैं, आपका कोकिला हो जाता है, कोकिला हो जाता है, तो यानी कोयल। और कपोत हो जाता है, कपोतः, आप इसको पढ़ेंगे कपोतः, तो ये क्या हो जाता है, कबूतर हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब उसके बाद आपका है फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन लिखिए। तो यहाँ पे हम आपको फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन लिखिए। तो तृतीया विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। तो रमा का रमासु, और क्या है, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। तो रमासु। उत्तिष्ठ जागृत प्राया वरानी बोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो उत्तिष्ठ जागृत है मनुष्यों उठो,
जागो और श्रेष्ठ पुरुषों यानी ज्ञानी का ज्ञान प्राप्त करो। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उत्थिष्ठ जागृत यानी है मनुष्यों उठो, प्रायावना निन्य बोधता। जागो और श्रेष्ठ यानी जो ज्ञानी पुरुष हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करो। चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, तो विधिलिंग होता है। ये भी हम आपको बता चुके हैं क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है, ऐसा नहीं है सभी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। ठीक है, तो जब सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो आपको आसानी रहेगी कि देखिए इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आपको भी जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो इसमें से कितनी हेल्प मिलने वाली है, आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो संस्कृत भाषा की वर्णमाला को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, स्वयं, व्यंजन और आयोग। वही चीज़ ये तो हिंदी का ही हो गया। मकरा, सरिका, मराला, शशका शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो मकरा जो होता है वो आपका घड़ियाल होता है। क्या होता है, तो घड़ियाल होता है। और सारिका मैना होती है, मराला हंस या बतख और शशका खरगोश होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2023 के आपके हो जाते हैं तो इसमें अधोलिखित का संस्कृत लिखिए। सरसों, शरीफा, कटहल, पीपल। तो सरसों को सरशपा कहते हैं, शरीफे को सीताफलम कहते हैं, कटहल को पंसम कहते हैं, पीपल को अश्वत्थ्या कहते हैं। निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। तो प्लक्षः, पलाशः, तुम्बी, अमृत फलम। तो प्लक्षः का हो जाता है वट वृक्ष यानी गूलर, और पलाशा का ढाक, तुम्बी का छोटा कड़वा कद्दू, तित लौकी, और अमृत फलम का नाशपाती हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है किन्हीं 2 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो देखिए पशुओं के हम बता चुके हैं आपको, अगर आप चाहें तो वही आप लिख सकते हैं क्योंकि देखिए अजह बकरी और महिषा भैंस हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे 2 पशुओं के ही नाम लिखने, लेकिन आप ये भी याद कर लें, हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम ये चीज़ पूछ ली जाए कि आप जो है कुत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं, या सारमेयः कुक्कुरः इसकी हिंदी लिखे। तो भाई ये तो पूछा ही गया है, ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ नया देखने को मिल जाएगा, लेकिन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो इसके बारे में भी पता है। तो कुत्ता सारमेयः कुक्कुरः, शेर, सिंह, हिरण, हरिणा। और यहाँ पे देखिए इन्होंने कंडीशन नहीं लगाई है, ये भी हम आपको बता देते किन्हीं 2 पशुओं के नाम आपको लिखने, तो कोई से भी आप पशु लिख दें जो आपने याद किए, लेकिन ये भी समझ लें हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए, है ना। तो हिरण, हरिणा, चूहा, मूसका। और ये तो आप लोगों का चूहा तो रटा हुआ होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मूसक अब हम लोग देखते हैं ना, जो सीरियल कार्टून वगैरह देखते हैं उसमें जो ये मूस का राज वाला होता है, तो ये चीज़ें होती है। कुछ चीज़ें तो हमें सीरियल से ही मिल जाती है, कुछ चीज़ें तो हमें कोई बात कर रहा होता है और उस चीज़ से हमें मिल जाता है ना। कुछ चीज़ें हम कहीं पे गए और वहाँ पे वो चीज़ हमने देखी, और ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे एग्ज़ाम में ये चीज़ आएगी, और वही चीज़ वो एग्ज़ाम में आ जाती तब याद आता है कि वहाँ पे हम गए थे, चलिए बहुत अच्छा था कि उस दिन हम वहाँ पे गए थे, इससे हमारा 1 नंबर पक्का हो गया क्योंकि जो है हमने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया था। क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे गए थे, वो ये चीज़ कह तो रहे थे और वही क्वेश्चन में आ गया। तो ज़रूरी नहीं होता है जो आपने कहते नहीं पोथी पढ़ के कोई पंडित नहीं होता है, लेकिन पंडित वो होता है जो हर एक चीज़ को समझता है, चारों तरफ का ज्ञान वो इकट्ठा कर लेता है। कोई ज़रूरी नहीं होता है जो किताबों में ही लिखा होता है वही चीज़ें आपको जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चल रही होती हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन है हितम मनोहारी चा दुर्लभ वचः, सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो अर्थ हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ है, यानी क्या है कि जो आपकी हित की बात करेगा वो वचन आपको प्रिय नहीं लगेंगे, और जो वचन प्रिय लगेंगे वो आपके लिए हितकारी नहीं होंगे। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ छोटी बहन या छोटा भाई आपसे है और आप उसकी नसीहत कर रहे हैं। नसीहत का मतलब यह है कि वो या तो पढ़ने अच्छे से रहा है, ठीक है, या वो कुछ गलत राह पे जा रहा है, अब आप उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ही उससे उस तरीके से बात करेंगे जो उसको हर वक्त जैसे कहते हैं कि शहद में घोल के तो आप बात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप शहद में घोल के बात करेंगे तो उस पर असर नहीं होगा,
है ना। और जब आप उसके हित की बात करेंगे तो आप कड़वा बोलेंगे, तब जाके वो हित वाला बन पाएगा। और अगर आप चाहेंगे अरे हमसे क्या करने को, ये बिगड़ता है तो बिगड़े, बहुत अच्छी बात है, पापा या मम्मी मेरी तारीफ़ करेंगे और इसको तो बुरा कहेंगे, है ना। कुछ लोगों में ये सोच होती है, भाई बहनों में भी ये चीज़ हो जाती है कि हाँ, एक भाई बिगड़ रहा है तो बिगड़े, एक बहन बिगड़ रही है तो बिगड़े, मुझसे क्या, मैं तो अच्छी हूँ, मेरी मम्मी पापा तारीफ़ करेंगे, ऐसा होता है। तो वो क्या है, मिठास से बोलेगा शख्स, और जब मिठास से बोलेगा तो आप क्या कहोगे, भाई बहनों में बहुत निपटती है, भाई बहन में बहुत निपट रही है। लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ पे अगर भाई बहनों को समझाया जाता है तो बहुत मिठास से बात नहीं की जाती है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है, हितम मनोहारी व दुर्लभ वचा सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखें। तो इसको आप उस तरीके से भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पूछ भी लें कि हिंदी में दे दें और कहें इसका अर्थ लिखें, यानी संस्कृत में लिखें, तो आप लिख ले जाएंगे। विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताएं। तो विदुषा शब्द का वचन तृतीय विभक्ति और वचन एक वचन हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपकी बाल विकास की क्लास आएगी, उसको भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको बड़ी ही सरल भाषा में चीज़ों को उसमें हमने बताया है आपको। जहाँ पे जो भी वर्ड नहीं समझ में आ रहे थे उनको भी हमने अच्छे से सरल भाषा में समझाया, क्योंकि कुछ वर्ड के वजह से आप लोग, यानी जो अब स्टूडेंट होते हैं, अभी तो भाई हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं, वो बात अलग की है, हम आपसे छोटे या बड़े हमें ये नहीं पता, लेकिन जो पढ़ रहा होता है तो उसको तो स्टूडेंट कह सकते हैं ना। तो हो सकता है कि वो चीज़ नहीं समझ में आए, जैसे अधिगम का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता है, व्यापक का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता है। इन सब चीज़ों पे हम बहुत ही सरलता से इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो पुल्लिंग भवान, भवंतो, भवंता, और स्त्रीलिंग भवती, भवतियो, भवतः, ये हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से रट लीजिए, बहुत अच्छे से। और इसकी जो संस्कृत की लघुत्तरीय क्लास जो हो रहेगी, जिसमें लघुत्तरीय सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आपकी कल रहेगी, ठीक है। और इसके बाद आपकी बाल विकास की क्लास रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बाल विकास की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी भी काहली आप लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि आप लोगों ने पहले पावदान पे पैर रख दिया है। तो अब आप लोगों को रुकना और ठहरना नहीं है। और ये मत सोचिए कि अरे जितना हमको पिछला नॉलेज है वो हमारा इनफ है, इनफ है, इनफ है। बहुत लोग ये सोचते हैं, मगर ये कुछ मत, क्योंकि कहते नहीं है अच्छों की बैक लग जाती है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। चेतावनी भी हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वो चीज़ गलत हो जाएगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा जो पिछला ज्ञान है वो इनफ है, हम क्या करेंगे, हम अच्छे से कर ले जाएंगे। और वही लोगों का क्या होता है, मामला डिसमिस हो जाता है, एक आध नंबर से बच्चा रह जाता है। और जब एक आध नंबर से बच्चा रह जाता है तो उसको उसी क्लास में, यानी उसी सेमेस्टर में पढ़ना रहता है। और जब उसी सेमेस्टर में पढ़ना रहता है तो आप लोगों का क्या, ये 8 सब्जेक्ट रहेंगे, उसके बाद एक और सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहेगा, तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से स्टडी करें, टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप दुनिया के बारे में सोचेंगे, इधर उधर की बातों के बारे में सोचेंगे, तो आप स्टडी को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी हम लोग बाल विकास की क्लास में मिलते हैं, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, चीज़ों को डिस्कस भी करते रहेंगे और चीज़ों को बताते भी रहेंगे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कैसे जाना है, आपको किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।